नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग इंडियन किचन हैक्स के बारे में जो आपका कुकिंग और किचन ऑर्गेनाइजिंग का काम सुपर इजी और फास्ट बना देंगे। हमारे देसी इंडियन किचन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं, जैसे कि आलू को स्प्राउट होने से कैसे बचाएं, तड़का लगाते वक्त ऑयल स्पिल कैसे कंट्रोल करें या फिर वेजिटेबल्स को कैसे लॉन्ग लास्टिंग रखें। तो चलिए इन लाइफ चेंजिंग हैक्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपका किचन और भी एफिशिएंट बना देंगे। सो लेट्स बिगिन। फेस्टिवल्स के टाइम पे मोस्टली सबके घर में पम्पकिन यानी कि कद्दू की सब्जी जरूर बनती है। जब भी हम कद्दू को इस तरीके से डायरेक्टली कट करते हैं, इस पे जो लिक्विड होता है या जो रेसिड्यू होता है वो हमारे हाथ पे आके स्टिक होता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ ड्राई हो जाता है और बहुत इची फील होता है। उसे अवॉइड करने के लिए आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल की बहुत थोड़ी सी एक लेयर अपने हाथ के ऊपर इस तरीके से रब कर लिया है। अब ऑयल की कोटिंग होने की वजह से ये जो कद्दू का रेसिड्यू है वो हमारे हाथ पे स्टिक नहीं होगा और हमारे हाथ बहुत ज़्यादा स्टिकी या फिर फटने जैसे महसूस नहीं होंगे। गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो कि आपके लिए भी ये काम करती है या नहीं। कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल आप ना लगाएं, अदरवाइज आपके हाथ नाइफ से कट भी सकते हैं स्लिपरी होने की वजह से। जब भी हम फ्रेश हर्ब्स जैसे कि पुदीना या फिर धनिया को कट करते हैं तो वो पतले और हल्की पत्ती होने की वजह से ईजिली इधर उधर फैलते रहते हैं या नाइफ के नीचे से निकल जाते हैं और ये कटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं और कभी कभी अनइवन पीसेस भी कट हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम हर्ब्स के ऊपर थोड़ा सा हल्का नमक डाल दें तो ये दो तरीके से काम करता है। पहला, नमक डालने से हर्ब्स में हल्का मॉइस्चर रिलीज होता है जो उन्हें थोड़ा भारी बनाता है और वो कटिंग बोर्ड पर थोड़े सेटल हो जाते हैं। इससे हर्ब्स को काटना और कंट्रोल करना आसान हो जाता है। दूसरा, नमक की वजह से उनका फ्लेवर और एरोमा भी थोड़ा एनहांस हो जाता है जो बाद में डिशेस में और भी अच्छा टेस्ट ऐड करता है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड ना करें, अदरवाइज आपकी डिश भी खराब हो सकती है। दिवाली की सफाइयाँ करके अगर आप सब थोड़ा बहुत थक गए हैं तो आज मैं आप सबके साथ में ये अगारो का मसाजर प्लेट शेयर कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप घर पर ही वर्कआउट कर सकते हैं। इस मसाजर प्लेट में करी गई 10 मिनट की एक्सरसाइज 1 घंटे के जॉगिंग के बराबर होती है। ये सारे अटैचमेंट इसके साथ में आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमको इस पावर कॉर्ड को यहाँ पर इस स्लॉट में फिक्स करना है। इसको फिक्स करते ही मशीन ऑन हो जाएगी। यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसमें P बटन है जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को यहाँ से सेट कर सकते हैं और इन प्रोग्राम्स की हेल्प से आप स्पीड भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। ये प्ले एंड स्टॉप का बटन है। इस प्लस और माइनस के बटन की हेल्प से आप टाइम को अपने हिसाब से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मैनुअल भी आती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, यानी आप मशीन के ऊपर इस तरीके से खड़े होकर अपने मसल्स को और भी अच्छी तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। इसके ऊपर आप बहुत आराम से स्क्वाट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। अपर बॉडी वर्कआउट के लिए प्लेस योर हैंड शोल्डर्स विथ अपार्ट ऑन द पैड वाइल ऑन योर नीज, और इसकी हेल्प से आप घर पर ही, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेम वे में आप लोअर लेग वर्कआउट भी बहुत आराम से कर सकते हैं, लेग्स को ऐसे रेस्ट करके। You can even sit on this machine, sit securely on the pad with your legs crossed। और साथ ही साथ जैसे हमने सबसे पहले दिखाया था कि इस रेजिस्टेंस बैंड की हेल्प से भी आप बहुत अच्छी तरीके से अपने लोअर बॉडी के साथ साथ अपने आर्म्स को भी रिलैक्स कर पाएंगे। एंड आप चाहें तो इस तरीके से एक जगह बैठ के अपने सिर्फ जो लेग्स हैं उनको भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये थी अगारो की वाइब्रेशन प्लेट, जिसकी हेल्प से आप नहीं आपके पूरे घर बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट घर पर ही कर सकते हैं। करी लीव्स को कैसे स्टोर करें कि वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहें, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एयरटाइट ग्लास कंटेनर का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले आपको करी लीव्स को अच्छे से वॉश करना है। यहाँ पर मैं एक कॉटन का नैपकिन ले रही हूँ, उसके ऊपर इस तरीके से इन लीव्स को स्प्रेड कर दूंगी और कपड़े की ही हेल्प से उसे प्रेस करके डैप करके जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसे रिमूव करूंगी। आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी इसमें से हटा पाएं।
अगर इसमें ज़्यादा पानी रह जाएगा तो बाद में ये पानी आपके कंटेनर में नीचे की तरफ सेटल होगा और जब लीव्स के कांटेक्ट में ये वाटर आएगा वहीं से आपकी लीव्स रॉट होना शुरू हो जाएंगी। तो जब एक बार आप इसमें से जो भी एक्सेस वाटर है उसे रिमूव कर दें, डायरेक्टली आपको इस तरीके से उसे ग्लास कंटेनर में रख देना है। अब इन करी लीव्स को मैं अपने फ्रिज में इसी तरीके से स्टोर कर रही हूँ और ये वाला जो बैच है वो दिवाली से पहले आया था, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये अभी तक एकदम फ्रेश है। मैंने इसके नीचे कोई भी तरीके का टिश्यू पेपर भी नहीं लगाया है। स्टिल लीव्स आर गुड एज न्यू। इसी तरीके से हम छोटे छोटे जिंजर के पीसेस कुकिंग के टाइम पर इस्तेमाल करते हैं और इन्हें कट करने के लिए अगर हम नाइफ का इस्तेमाल करेंगे तो कभी कभी हाथ कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाई टू टेक रिस्क, सिंपली यूज अ स्पून। जब जिंजर का पीस इस तरीके से 1 इंच या 1.5 इंच का हो तो उसे कॉन्फिडेंटली पील करने के लिए स्पून का ही इस्तेमाल करना चाहिए। एंड बिलीव मी कि जितने अच्छी तरीके से स्पून से आप पील को रिमूव कर पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से और कॉन्फिडेंटली आप नाइफ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसमें जो भी छोटे छोटे अगर कोई डेड स्किन जैसे पार्ट हैं या कहीं से जिंजर खराब है वो भी आप बहुत आराम से स्पून की ही हेल्प से उसे पील कर पाएंगे। गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो, क्या अभी तक आप भी स्पून से ही पील को रिमूव कर रहे थे? विंटर्स में सबको आमंड्स खाने चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप आमंड्स को सोक करना भूल जाएं तो बिल्कुल चिंता ना करें, बस आपको पानी को अच्छी तरीके से गर्म करना है और अब इस गर्म पानी में आपको आमंड्स को सोक करना है फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स आप इनको पील करिए, ये बहुत अच्छी तरीके से पील हो जाएंगे एंड खाने में भी उसी तरीके से टेस्ट करेंगे जैसे आपने इनको रात भर सोक करके पानी में रखा हुआ है। देखिए कितने आराम से एक एक पील अपने आप विदाउट एनी एफर्ट्स पील हो पा रहा है। एज विंटर्स आर अप्रोचिंग तो ये वाली हैक आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पर अगर आपको अपने बच्चों को इस तरीके से आमंड्स देने की आदत है तो। जब भी आप घी या फिर तेल का तड़का लगाते हैं, तेल गर्म होने के बाद में उसमें जब आप हींग और जीरा ऐड करते होंगे तो ऑयल के स्प्लैशेस पूरे के पूरे गैस स्टोव पर गिरने लगते हैं। उसे अवॉइड करने के लिए तेल गर्म होने पे सबसे पहले आप इसमें नमक डालिए। उसके बाद में जो भी चीज़ें जैसे कि हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, ये सारी चीज़ें डालिए। यू विल नोटिस कि एक भी स्प्लैश एक्स्ट्रा आपके गैस स्टोव के ऊपर नहीं गिरेगी। Here I'm just showing you कि एक बार तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए और इसमें आप नमक नहीं डालते हैं, डायरेक्टली हींग और जीरा डालेंगे तो ऑयल के जो स्प्लैशेस हैं वो पूरे के पूरे स्टोव पर आते हैं, कुछ इस तरीके से। जब भी आप किसी भी तरीके की दाल को कुक करते हैं, जब दाल एक बार अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद में आप उसमें 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करिए। जब हम घी एंड में डालते हैं तो उसका रिच एरोमा और फ्लेवर इंटैक्ट रहते हैं और डिश में और अच्छी खुशबू और स्वाद ऐड हो जाता है। घी में हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा पकने से डिग्रेड हो सकते हैं। अगर हम एंड में डालें तो वो न्यूट्रिएंट्स बेटर रिटेन हो पाते हैं। यूजुअली आपने फील किया होगा कि होटल्स की जो दाल होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होती हैं। वो इस वजह से क्योंकि जब हम घी को लास्ट में दाल कुक होने के बाद ऐड करेंगे तो घी की वजह से दाल रिच एंड क्रीमी बनेगी। जब हम 2 से 3 लोगों के लिए घर में खीर बनाते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इलायची या फिर कार्डमम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब 2 से 3 इलायची को पीसने के लिए आप इस तरीके से अगर मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और इलायची अच्छे से मिक्स भी नहीं होगी। अगेन मोटर पेसल का इस्तेमाल भी हम तब करते हैं जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ को कूटना हो। अब आप इसमें 2 से 3 इलायची के छिलकों को हटा कर के दाने जब इसमें आप कूटेंगे तो हो सकता है कि वो बाहर की तरफ फैले। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इलायची को इस तरीके से ओपन करके इसके अंदर से जो सीड्स हैं उन्हें निकाल लें। आप चाहें तो प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड का। अब इसे कूटना नहीं है, कूटने से अगेन वो इधर उधर बिखरने लगेंगे। बस आप इस तरीके से कोई भी स्पून लें और इसे ऐसे क्रश कर दें।
बिलीव मी, इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका एक भी दाना इधर उधर कहीं पर भी बिखरेगा नहीं एंड जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा एनहांस होगा। एंड सी, देखिए कितने अच्छी तरीके से इसने क्रश कर दिया है। किचन में हमारे जो भी वुडन स्पून्स होते हैं उन्हें ऑयल से सीजन करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो बीच से क्रैक हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी टाइम ना मिलने की वजह से हम इन स्पून्स को सीजन नहीं कर पाते हैं। तो एक हैबिट बनाइए, वंस इन अ वाइल जब भी आपको याद आए, आप इस वुडन स्पून को जब कुकिंग में नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल लें। जैसे मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लेकर के उसे आप अपने फिंगर से कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे स्पून के ऊपर अप्लाई कर दें। अब जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे आप एक टिश्यू पेपर की हेल्प से रिमूव कर दीजिए एंड यू डोंट नीड टू वॉश इट, क्योंकि आपका जो स्पून है वो भी एकदम फ्रेश है और इसमें जो आपने ऑयल लगाया है उसकी वजह से भी आपके कुकिंग में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस स्पून को डायरेक्टली कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड जब आप अपने सारे बर्तनों को धोते हैं उसी समय आप इसको भी वॉश कर लीजिए। जब भी हम आलू को डायरेक्ट सनलाइट या फिर प्याज के साथ स्टोर करते हैं तो इस तरीके से आलू स्प्राउट हो जाते हैं। अब इन्हें अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए कि आप आलू को हमेशा सेपरेटली अलग से डार्क प्लेसेस में स्टोर कर रहे हैं। आप इसके साथ में चाहें तो गार्लिक भी स्टोर कर सकते हैं। गार्लिक एंड आलू सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको अगर एक साथ स्टोर किया जाएगा तो स्प्राउटिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, दोनों ही चीज़ों के लिए। ये थे कुछ सिंपल और यूजफुल किचन हैक्स जो आपकी लाइफ को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे और आपने कुछ नए ट्रिक्स सीखे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।